नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीटीवी आरजे पर। तो आज हम नेक्स्ट क्लास है वो आपके लिए लेके आए हैं, तो आप जल्दी से जुड़ जाएं और हम क्लास को जल्दी से जल्दी अब स्टार्ट करेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं क्लास में और अपने दोस्तों के साथ में भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का है वो फ़ायदा मिल सके। जैसे कि हम बात करेंगे, ये जो क्लासें निरंतर आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही हैं, इस चैनल पे डाली जा रही हैं। तो ये सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, जो हमारी सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि हम बात करेंगे रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ठीक है? रीट आ गई इसमें और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हाई कोर्ट की भी इसके अंदर वैकेंसी आई हुई हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। तो इनके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये क्लासें हैं वो होने वाली हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इन क्लासों को देखा करो, शुरू से लेकर अंत तक क्या है इन क्लासों को देखना है ताकि सारी जो बातें हैं वो क्या है कॉन्सेप्ट के साथ में आपकी समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है क्लासों को शेयर करना है और जो भी क्वेश्चन है वो क्लास के अंदर पूछे जाते हैं तो उनका जवाब है वो आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा देना है। अब आज हम चर्चा करने वाले हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के जो उपभाग, पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश के हमने उप विभाग किए, तो उपभाग किए थे उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप क्लास से जुड़ जाएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब देखो हमें पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके उपभाग हमने क्या है कितने भागों के अंदर बांटा था इसको, 3 भागों के अंदर। पहला है बनास बाणगंगा बेसिन, इसके बाद में 2 नंबर पे अगर हम चर्चा करेंगे तो 2 नंबर पे कौन सा हमारा चंबल बेसिन, और 3 नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो वो है मध्य माही बेसिन, मध्य माही बेसिन। हमने जो बनास बाणगंगा बेसिन है इसके ऊपर भी चर्चा कर ली थी। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश के जो हमने उपभाग किए थे उसके अंदर हमने बनास बाणगंगा बेसिन के ऊपर चर्चा कर ली थी। इसके बाद जो चंबल बेसिन है इसके ऊपर भी हमने चर्चा कर ली थी कि चंबल बेसिन क्या है, कहाँ पर स्थित है, किस प्रकार से ये जो मैप है इसके अंदर हमने दर्शा के क्या है इसके ऊपर महत्वपूर्ण जो बातें थी उनके ऊपर भी क्या है चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य माही बेसिन। इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं मध्य माही बेसिन। इससे पहले मैं आपको जो राजस्थान का मैप है, जो नक्शा है, उस नक्शे के अंदर जैसे कि हम बात करेंगे कुछ स्थितियां देखेंगे। जैसे कि ये जो भाग है, ये जो भाग है ये क्या है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का पूरा, जिसके अंदर क्या है शुष्क व अर्ध शुष्क दोनों भाग आ जाते हैं। तो ये है हमारा कुल, अगर हम बात करेंगे तो ये 61% भाग के ऊपर है। कितने प्रतिशत भाग के ऊपर है? तो 61% भाग के ऊपर है। कौन सा भाग है 61% भाग पर? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में 2 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 2 नंबर पे कौन सा आता है? तो 2 नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये कितने प्रतिशत भाग पर? तो 9% भाग पर। ठीक है, कौन सा प्रदेश है? ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में आगे का जो भाग है उसकी अगर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो ये जो भाग है ये है हमारा पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान की अगर हम बात करेंगे तो पूर्वी मैदान है वो कितने प्रतिशत भाग के ऊपर है? तो 23% भाग के ऊपर आपको पूर्वी मैदान मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में नीचे वाला ये जो भाग लास्ट का बच गया ये है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करेंगे तो लगभग 7% भाग के ऊपर क्या है ये फैला हुआ है। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग के ऊपर? 7। तो ये हो गया हमारा पूर्वी मैदान और ये नीचे वाला ये भाग हो गया हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। ठीक है,
तो राजस्थान के अंदर अगर हम देखेंगे तो अलग अलग भाग क्या है बांटे गए हैं, उनका प्रतिशत है वो रखा गया है। तो पहले की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है जो कि 61% भाग के ऊपर है। इसके बाद में 2 नंबर पे आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश जो कि क्या है 9% भाग के ऊपर फैला हुआ है। इसके बाद में 23% भाग के ऊपर अगर देखेंगे तो पूर्वी मैदान है, और 7% भाग के ऊपर देखेंगे तो क्या है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। अब देखो इसके बाद में हम चर्चा इसके ऊपर कर रहे थे कि जो मध्य माही बेसिन है, तो ये राजस्थान का नक्शा है इस प्रकार से। तो मध्य माही बेसिन की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो नीचे वाला भाग है इस भाग की अगर हम बात करेंगे तो ये मध्य माही बेसिन के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो माही नदी, माही नदी इस प्रकार से प्रवेश करती है। अगर माही नदी की अगर हम बात करेंगे तो ना ही तो राजस्थान के अंदर से इसका प्रारंभ होता है और ना ही क्या है ये अंतिम छोर राजस्थान के अंदर इसका है। ठीक है, इसका क्या है मध्य का भाग है, इसका मध्य का क्या है भाग है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है मध्य माही बेसिन कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लें आप, इसके बाद आगे चलते हैं। तो अगर हम चर्चा करेंगे इसके अंदर तो ये जो मध्यवर्ती भाग है वो क्या है इस बेसिन के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है इस बेसिन के अंतर्गत आता है ये जो मध्य भाग है। अगर हमें बात करेंगे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो भाग है वो क्या है इस बेसिन के अंतर्गत आता है। ठीक है, मध्य माही बेसिन। अब आगे हम चर्चा करते हैं, थोड़ी आगे चर्चा कर लेते हैं हम। आगे की बात करते हैं तो क्लास को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि सारी जो बातें हैं वो हम एक एक करके समझेंगे और आसानी से क्या है आपकी सारी बातें वो समझ में आ जाएंगी। तो आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अब आगे हम चर्चा करते हैं। देखो आगे हम बात करेंगे किसके ऊपर बात करेंगे, हम बात करेंगे इस मध्य माही बेसिन, मध्य माही बेसिन के ऊपर। अब इसमें एक शब्द आ रहा है बेसिन। अब इस बेसिन का थोड़ा सा हम मतलब समझेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं, इतने में मैं बताता हूं आपको कि बेसिन होता क्या है। ठीक है, मैं लिख लेता हूं प्रवाह है, इसके बाद में अपवाह है और इसके बाद में हम जानेंगे बेसिन के बारे में। ठीक है, तीनों जो शब्द हैं इन शब्दों का अर्थ भी क्या है आपको अलग अलग मिलेगा। प्रवाह अलग है, अपवाह अलग है और बेसिन क्या है अलग है। ठीक है, तो आप जल्दी से बताएं कि बेसिन होता क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएं आप जल्दी से कि बेसिन होता क्या है। अब इससे पहले हम एक नंबर पे जानेंगे प्रवाह। प्रवाह का मतलब होता है दिशा, प्रवाह का मतलब क्या होता है दिशा व गति। प्रवाह के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक नंबर पे देखेंगे दिशा और 2 नंबर पे देखेंगे गति। ठीक है, अब देखो गति दिशा, दिशा का मतलब क्या हो गया, जैसे कि इस नदी का प्रवाह है उत्तर दिशा की ओर है, तो इसमें हम क्या बता रहे हैं दिशा बता रहे हैं। इस नदी का प्रवाह क्या है उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, यह नदी क्या है धीमी गति के साथ में बह रही है, यह नदी क्या है तेज गति के साथ में बह रही है, तो हम क्या है उसकी गति क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो नदी का बहाव क्षेत्र, नदी का बहाव क्षेत्र। ठीक है, अब जैसे कि कोई नदी इस प्रकार से बह रही है, नदी है वो इस प्रकार से बह रही है, तो प्रवाह की अगर हम बात करेंगे तो नदी का बहाव क्षेत्र जहां से प्रारंभ होती है और क्या होता है उसका अंतिम छोर होता है, प्रारंभ से लेकर अंतिम छोर के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है प्रवाह क्षेत्र। किसी भी नदी का
क्या है, प्रारंभिक छोर से लेकर जो अंतिम छोर है उसके बीच का मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाता है, प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर भी लिखा है यहाँ पर नदी का बहाव क्षेत्र। ठीक है, तो दिशा की अगर मैंने आपको बात बता दी, दिशा की, दिशा यानी इस नदी का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर है, इस नदी का प्रवाह दक्षिण दिशा की ओर है, इस नदी का प्रवाह उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है, इस नदी का जो प्रवाह है वो दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो हम उसके अंदर क्या बता रहे हैं, दिशा बता रहे हैं। अब देखो गति, ये नदी क्या है, धीमी गति के साथ में आगे बढ़ रही है, यानी धीमी गति के साथ में प्रवाहित हो रही है। ये नदी क्या है, ये नदी तेज गति के साथ में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार से क्या है, हम उसकी दिशा व गति क्या है यहाँ पर बता रहे हैं। तो नदी का बहाव क्षेत्र, तो प्रारंभ से लेकर अंतिम छोर तक बीच का जो भाग है वो क्या है, प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखो अपवाह की अगर हम बात करेंगे, अपवाह जैसे इस नदी के अंदर जल का स्तर है वो बढ़ जाता है। किसका स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ जाता है। तो जल स्तर बढ़ जाने के कारण ये नदी क्या करेगी, आगे की तरफ जो आगे का भाग है इस आगे के भाग के अंदर बढ़ेगी इस प्रकार से। तो आगे बढ़ा हुआ जो भाग है, यहां से लेकर ये जो भाग है ऊपर से लेकर ये नीचे तक जो बढ़ा हुआ भाग है ये क्या कहलाता है, इस नदी का अपवाह कहलाता है। इस नदी का क्या कहलाता है, अपवाह। यानी कहने का तात्पर्य कि इसके आसपास वाले भाग भी क्या कर रहे हैं, इस नदी का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, आसपास वाले भाग भी क्या है, इस नदी का क्या है, लाभ उठा रहे हैं। वो क्या है, अपवाह कहलाता है। अब देखो बेसिन की बात आती है यहाँ पर, यानी बेसिन, ये पूरा का पूरा जो भाग है जिसके अंदर नदियां बहती हैं वह उनकी सहायक नदियां हैं। क्या है, नदियां हैं, प्लस में उनकी क्या है, सहायक नदियां, उनकी क्या है, सहायक नदियां। इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जिसके अंदर क्या है, सारी नदियां आ जाएंगी और सारी क्या है, उनकी सहायक नदियां आ जाएंगी। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेसिन। इसको क्या कहा जाता है, बेसिन कहा जाता है। ठीक है, प्रवाह का मतलब प्रारंभ से लेकर अंतिम तक का भाग, इसके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है, प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। जब इसके अंदर जल स्तर बढ़ जाता है तो जल स्तर बढ़ने के साथ ही क्या है, नदी भी अपना आकार क्या करेगी, चौड़ा करेगी। चौड़ा करने के साथ में जहां तक क्या है, इस नदी का लाभ मिल रहा है, जिस क्षेत्र तक लाभ मिल रहा है वो क्या है, अपवाह कहलाता है। और इस पूरे भाग के अंदर सारी नदियां व उनकी सहायक नदियों का क्या है, सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है, बेसिन कहलाता है। तो इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना, एक बार स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे चलते हैं हम। तो प्रवाह के बारे में हमने जान लिया, अपवाह के बारे में जान लिया और बेसिन के बारे में जान लिया क्या होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मध्यमाही बेसिन। मध्यमाही बेसिन है, उसका विस्तार कहां तक है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। मध्यमाही बेसिन के अगर विस्तार की मैं बात करना चाहूंगा, विस्तार, तो जल्दी से बताइए आप फटाफट, इसका विस्तार कहां तक होगा। तो मध्यमाही बेसिन का नाम आते ही आपको सोचना है कि इसका विस्तार कहां तक हो सकता है। तो विस्तार की अगर मैं बात करूंगा तो दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर। अब इसके बाद में उदयपुर से एक भाग है वो अलग भी किया गया है, तो उसका नाम है सलूम्बर। सलूम्बर, सलूम्बर के बाद में अगर मैं बात करूंगा तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर। ये जो सारे भाग हैं इन भागों के ऊपर क्या है, विस्तार है। इन जिलों के अंदर क्या है, आपको विस्तार मिलेगा। दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, सलूम्बर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के अंदर क्या मिलता है आपको, इस मध्यमाही बेसिन का क्या मिलेगा आपको, विस्तार मिलेगा। ठीक है, अब संसार के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बात जानते हैं संसार के संदर्भ में।
संसार के संदर्भ में हम कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जानेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, इस प्रकार से ये ग्लोब है। ग्लोब में बीच की जो रेखा है वो है हमारी भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री लाइन के नाम से भी जानी जाती है, विषुवत रेखा के नाम से भी क्या इसे जाना जाता है। इसके बाद में आगे की जो रेखा है उसकी अगर हम बात करेंगे तो 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो ये है हमारी करक रेखा। कौन सी रेखा है? करक रेखा, ठीक है। इसके बाद में ये उत्तरी गोलार्ध में हो गई, और नीचे वाले भाग के अंदर जाएंगे तो ये क्या हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी एक रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, वास्तविक रेखाएं नहीं है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये है मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। ये भी कितने डिग्री के ऊपर है? ये भी 23.5 डिग्री के ऊपर है, ठीक है। ग्लोब के ऊपर जो पड़ी रेखाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा, जबकि खड़ी रेखाओं को क्या कहा जाएगा? देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो अफ्रीका के भाग के अंदर अगर हम देखेंगे तो अफ्रीका के भाग में एक नदी है, जिस एक नदी है, और स्थान का अगर नाम देखेंगे तो कांगो जायरो, कांगो जायरे नामक क्या है स्थान है। तो उस स्थान के नाम पर ही क्या है? एक नदी है, कांगो नदी। कौन सी नदी है? यहां लिख देता हूं मैं, कांगो नदी। उसको कहीं कहीं पर जायरे के नाम से भी जाना जाता है, जायरे, जो कि क्या करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, कांगो व जायरे, ठीक है। इसके बाद में हम उत्तरी गोलार्ध के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये नदी है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी, जो कि क्या करती है? राजस्थान में क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। इसके बाद में यहां पर अगर हम जानेंगे, यहां ये जो भाग है ना, इस भाग के अंदर जानेंगे तो इस भाग के अंदर अगर हम देखेंगे नीचे वाले भाग के अंदर, तो यहां पर क्या है? ये नदी है जो कि क्या करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये नदी, इस नदी का नाम बताओ आप जल्दी से। लिम्पुपू नदी या लिम्पोपो नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है, लिम्पुपू नदी या लिम्पोपो नदी। तो संसार के संदर्भ में अगर महत्वपूर्ण बात जानेंगे इन नदियों के बारे में, तो करक रेखा को काटने वाली माही नदी, जो कि राजस्थान के अंदर क्या है? करक रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद में भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी है वो कांगो नदी, जिसको जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में मकर रेखा को काटने वाली नदी क्या है? लिम्पुपू नदी या लिम्पोपो नदी है। ये क्या है? संसार के संदर्भ में इन नदियों की क्या है? कुछ खास बातें हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी, ठीक है। कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है, ठीक है। अब माही नदी क्या है? माही नदी जब राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है तो राजस्थान के अंदर इसके जल की जो गति है वो क्या है? तेज होती है। तेज होने के साथ में क्या है? ये अंदर तक क्या है? गहरे गहरे गड्ढों का क्या करती है? निर्माण करती है, ठीक है। और जैसे ही क्या है? इसका जल सूखता है, जैसे इसका जल क्या है? सूखता है, तो सूखने के साथ ही क्या है? जो किनारे के ऊपर गड्ढे हैं वो क्या है? दिखाई देते हैं। तो इस भाग को क्या कहा जाता है? तो इस भाग को वागड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा? वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र के नाम से क्या है? इसे जाना जाएगा, ठीक है। किसको? जहां से क्या है? ये माही नदी गुजरती है, और माही नदी अत्यधिक गहराई तक क्षेत्र को क्या है? विच्छेदित कर देती है। माही नदी अत्यधिक गहराई तक, अत्यधिक गहराई तक क्षेत्र को विच्छेदित कर देती है, विच्छेदित कर देती है।
क्षेत्र को क्या करेगी, विच्छेदित करेगी, जिससे कि पेंदे में कटी क्या है, पेंदा है वो फट जाएगा और क्या है, गड्ढे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पेंदे में क्या हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, पेंदे में गड्ढे हो जाते हैं। तो इन गड्ढों को क्या स्थानीय रूप के अंदर क्या बोला जाता है, वागड़ क्षेत्र बोला जाता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लें आप फटाफट से। जल्दी से लें स्क्रीनशॉट, इसके बाद आगे बात करते हैं। मध्यमाही जो बेसिन है उसके अंदर क्या है, अत्यधिक गहराई तक जो नदी है वो क्या करती है, इसकी जल की गति तेज होने के कारण क्या है, ये गड्ढे बनाती है, विच्छेदित करती है भाग को। तो पेंदे में गड्ढे बन जाते हैं, उनको स्थानीय भाषा में वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी मैदान के ऊपर चर्चा कर रहे थे। पूर्वी मैदान है, इसके हमने उपभाग देखे थे, जिसके अंदर हमने बनास बेसिन के बारे में जान लिया था, बनास बाणगंगा बेसिन है। इसके बाद में चंबल बेसिन के ऊपर चर्चा कर ली थी, ठीक है, चंबल बेसिन। और हमने बेसिन का अर्थ भी देख लिया, प्रवाह का अर्थ भी देख लिया, और किसका अर्थ देख लिया, बेसिन का, ठीक है। तो प्रवाह है, अपवाह है और बेसिन का अर्थ देख लिया। इसके बाद में हमने मध्यमाही बेसिन के बारे में भी चर्चा कर ली, मध्यमाही बेसिन। तो बनास बेसिन, चंबल बेसिन और मध्यमाही बेसिन, यानी पूरी मैदानी जो प्रदेश है इसके उपभागों के ऊपर हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। और हमने किसका, प्रवाह का अर्थ भी देख लिया, प्रवाह किसे कहा जाता है। इसके बाद में हमने अपवाह का भी अर्थ देख लिया, अपवाह क्या होता है। इसके बाद में हमने बेसिन का अर्थ भी देख लिया कि बेसिन क्या होता है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं प्रवाह क्या होता है, अपवाह क्या होता है और बेसिन क्या होता है, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।